यदि आप व्यंजन संधि के नियमों को लेकर संशय की स्थिति में हैं, व्यंजन संधि में दंत ध्वनि न का परिवर्तन मूर्धन्य ध्वनि ड़ में कैसे होता है, किन स्थितियों में यह परिवर्तन होता है और किन स्थितियों में यह परिवर्तन नहीं होता है, यदि इस नियम को लेकर संशय की स्थिति में है तो आज की कक्षा में आपका सभी संशय समाप्त हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूं पशुपत यादव और आप सभी का ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा व्यंजन संधि पर चल रही है। तो आज की कक्षा में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि दंत ध्वनि न का मूर्धन्य ध्वनि ड़ में परिवर्तन कैसे होता है। इस नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले व्यंजनों का मूर्धन्यीकरण समझना पड़ेगा। व्यंजनों का यह मूर्धन्यीकरण हम लोग मूर्धन्य व्यंजन संधि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले व्यंजनों का मूर्धन्यीकरण समझ लेते हैं। हमारे जो चर्चा का बिंदु है वह क्या हो गया, मूर्धन्य व्यंजन संधि। मूर्धन्य व्यंजन संधि। मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन संधि से क्यों कहा जाता है, क्योंकि अन्य उच्चारण स्थान से उच्चरित ध्वनियों का जब मूर्धा से उच्चारण होता है तब उन ध्वनियों का हम लोग कहेंगे कि मूर्धन्यीकरण हो गया है। यानी दूसरे उच्चारण स्थान से उच्चरित ध्वनियां जब मूर्धा से उच्चरित होने लगेंगी तो वही उन ध्वनियों का मूर्धन्यीकरण कहा जाएगा। क्योंकि उच्चारण स्थान में परिवर्तन संधि के कारण ही होता है, अतः इस प्रकार की संधि को हम लोग मूर्धन्य व्यंजन संधि कहा जाता है। संधि की प्रक्रिया में कुछ दंत ध्वनियां हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि संधि की प्रक्रिया में कुछ दंत ध्वनियों यथा वह दंत ध्वनियां कौन कौन सी हैं, त है, थ है, न और दंत स का संधि की प्रक्रिया में दंत ध्वनियों यथा त, थ, न, स का मूर्धन्यीकरण हो करके संधि की प्रक्रिया में कुछ दंत ध्वनियों त, थ, न, स के मूर्धन्यीकरण होकर क्रमशः ट, ठ, ड़ और मूर्धन्य से बन जाना। संधि की प्रक्रिया में दंत ध्वनियों यथा त, थ, न, स का मूर्धन्यीकरण होकर क्रम से ट, ठ, ड़, स बन जाना मूर्धन्य व्यंजन संधि कहा जाता है। होता क्या है कि चार दंत ध्वनियां हैं, कौन कौन सी हैं, त है, थ है, न है और स है। इन सब का क्या होता है कि यह दंत ध्वनियां दंत स्थान से उच्चरित होती हैं, लेकिन संधि की क्रिया के कारण क्या होती हैं, यह मूर्धा स्थान से उच्चरित होकर के क्रमशः त किस में परिवर्तित हो जाता है, ट में, थ किस में परिवर्तित हो जाता है, ठ में, न किस में परिवर्तित हो जाता है, ड़ में, और दंत स किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। यही का क्या कहा जाता है कि दंत ध्वनियों का मूर्धन्य व्यंजन ध्वनियों में परिवर्तन होना ही मूर्धन्य व्यंजन संधि कहा जाता है। अब दंत ध्वनियों का यह परिवर्तन क्यों होता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि दंत ध्वनियों में
दंत ध्वनियों में यह परिवर्तन तब होता है जब दंत ध्वनियों में यह परिवर्तन क्यों होता है? तो दंत ध्वनियों में यह परिवर्तन तब होता है जब इन दंत ध्वनियों से पूर्व, दंत ध्वनियों में यह परिवर्तन क्यों होता है? तो जब दंत ध्वनियों में यह परिवर्तन तब होता है कि जब इन दंत ध्वनियों से पूर्व मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो मूर्धन्य स या उ तथा दंत ध्वनियों में यह परिवर्तन तब होता है जब इन दंत ध्वनियों से पूर्व मूर्धन्य ध्वनियां मूर्धन्य स उ अथवा तथा मूर्धन्य स उ अथवा मूर्धन्य के समीप की ध्वनियां री, र तथा छोटी आ जाती हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन संधि में क्या होता है कि मूर्धन्य व्यंजन संधि में 4 प्रकार के वर्ण हैं। मूर्धन्य व्यंजन संधि में क्या है? 4 प्रकार के वर्ण हैं। त है, थ है, दंत स है और न है। मूर्धन्य व्यंजन संधि में चार वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? त है, थ है, न है और मूर्धन्य स है। वह क्या होता है कि क्रमशः ट में, ठ में, ड़ में और मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन कब होता है? तो जो यह परिवर्तन कब होता है कि जब त, थ, न और स के पहले या तो मूर्धन्य स आ जाए, अर्थ या तो उ आ जाए, या तो री आ जाए, या तो र आ जाए, या ई आ जाए, या इसमें से एक से अधिक वर्ण आ जाए। तो उम्मीद है कि मूर्धन्य व्यंजन संधि को आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग लिख लेते हैं मूर्धन्य व्यंजन संधि में मूर्धन्य व्यंजन संधि में निम्नलिखित स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति बनती है कि न का ड़ में परिवर्तन, न का ड़ में परिवर्तन। पहली स्थिति क्या बनती है कि न का ड़ में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी स्थिति क्या बनती है कि दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तन। दंत स का क्या होता है कि मूर्धन्य स में परिवर्तन। तो हम अभी यहां देखे हैं कि 4 ध्वनियां हैं। हम यहां देखे हैं कि 4 व्यंजन ध्वनियां हैं जो मूर्धन्य ध्वनियों में बदल जाती हैं। लेकिन हम लोग यहां केवल 2 ही क्यों लिख रहे हैं? तो जब दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तन होता है तो यहीं पर त का ट में आदेश तथा थ का
ठ में भी आदेश हो जाता है, या कहीं पर भी ऐसा होता है, और इसी में भी अगर न आता है तो उसका ड़ में आदेश हो जाता है। यानी जो चारों वर्ण हैं उनके लिए हमें 4 नियमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम लोग 2 नियमों के अंतर्गत ही ये चारों वर्णों का, इन चारों वर्णों का क्या होगा, हम लोग परिवर्तन देख लेंगे। हम इन्हें केवल 2 नियमों में ही देख लेंगे, इससे इनके लिए स्पेशल 2 ही नियम बने हुए हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले न का ड़ में परिवर्तन देख लेते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि मूर्धन्य व्यंजन संधि क्या होती है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। मूर्धन्य व्यंजन संधि में हम अगर 2 नियमों को देख लेंगे तो जो हमारे चारों वर्ण है उनका जो आदेश होता है, उनका जो विकार होता है, या कह सकते हैं कि उनका जो परिवर्तन होता है वह हमारे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम है कि न का ड़ में परिवर्तन, न का ड़ में परिवर्तन अर्थात क्या है, न किस में आदेशित हो जाता है, ड़ में आदेशित हो जाता है। न किस में आदेशित हो जाता है, ड़ में आदेशित हो जाता है। नियम लिख लेते हैं हम लोग। नियम क्या कहता है, यह नियम अन्य नियमों की अपेक्षा कुछ अलबेला है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि देखा तथा व्यंजन संधि देखा। हम लोगों ने उसमें देखा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से ही वर्णों में परिवर्तन होता है। लेकिन यह मूर्धन्य व्यंजन संधि एक ऐसी संधि है जिसमें न का ड़ में जो परिवर्तन होता है वह जरूरी नहीं है कि मेल स्थान पर ही परिवर्तन हो। पुनः कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि मेल स्थान पर ही परिवर्तन हो। परिवर्तन शब्द युग्म में आगे पीछे भी हो सकता है, तो इस आगे नहीं, मूलतः पीछे ही होता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे और उदाहरण से समझ पाएंगे। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में यदि प्रथम पद में री, र अथवा यदि प्रथम पद में री, र अथवा मूर्धन्य स हो, यदि प्रथम पद में री हो, र हो अथवा मूर्धन्य स हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो। यह तो नियम का आधा भाग हुआ है। यदि प्रथम पद में री हो, र हो अथवा मूर्धन्य स हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो, यह नियम का आधा भाग हुआ। अथवा री, र या मूर्धन्य स तथा मूर्धन्य स तथा अथवा री, र या मूर्धन्य स तथा न के मध्य स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, क वर्ग, प वर्ग
अथवा, कै वर्ग पै वर्ग अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन में से एक या अधिक वर्ण हो, एक या अधिक वर्ण हो तो संधि होने की दशा में दंत न का आदेश, तो संधि होने की दशा में दंत न का आदेश मूर्धन्य ड़ में हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में री हो, र हो अथवा मूर्धन्य स हो, यहां तक तो समझने में कोई समस्या नहीं है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो, अर्थात पहली स्थिति है कि प्रथम पद में क्या हो, री हो, र हो अथवा मूर्धन्य स हो, तथा आवश्यक नहीं है कि री, र अथवा मूर्धन्य स प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो। कहाँ होना चाहिए? प्रथम पद में कहीं पर भी होना चाहिए। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो और द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या हो, न हो। यह तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या हो गई कि प्रथम पद में री, र अथवा मूर्धन्य स हो तथा द्वितीय पद में न हो और न के मध्य में कोई स्वर वर्ण आ जाए, यानी इन दोनों के मध्य में ये री, र या स, इनके इसमें से कोई एक हो या अनेक हो सकते हैं, और न के मध्य में कोई स्वर वर्ण हो, कै वर्ग का वर्ण हो, पै वर्ग का वर्ण हो या अंतःस्थ व्यंजन में से कोई एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो, तो संधि होने की दशा में दंत न का आदेश मूर्धन्य ड़ में हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस नियम को समझ पा रहे होंगे। यह नियम अपने आप में पूर्ण है, हालांकि कुछ स्थितियां बनती हैं, इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे कर देंगे। तो आइए हम लोग उदाहरणों को देख लेते हैं, इसके उदाहरण क्या हैं। तो अभी हम लोग अन्य नियमों पर भी, इस नियम में संबंधित जो कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा कर देंगे। उदाहरण है, पहला उदाहरण है कि री का मेल जब न से होता है। तो नियम क्या है कि यदि प्रथम पद में री, र अथवा मूर्धन्य स हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो, तो हम लोग यहां देखेंगे री है और यहां न है, तो क्या होता है कि न का आदेश किसमें हो जाता है, ड़ में हो जाता है। तो हम इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, संधि विच्छेद कर रहे हैं, वर्ण विच्छेद कर लेंगे। यह क्या हो जाएगा, री धन न धन अ। यहां क्या होता है, री रहेगा ही, न के स्थान पर ड़ आदेश हो जाएगा और यहां अ रहेगा। शब्द क्या बन जाएगा, ऋण। री धन न बराबर क्या बन जाता है, ऋण। री धन न बराबर क्या बन जाता है, ऋण। उसी प्रकार से एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं, एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है परिधन नत। परिधन नत नियम क्या करा है कि यदि प्रथम पद में री हो, र हो अथवा मूर्धन्य स हो, तो हम लोग देख ले रहे हैं कि प्रथम पद में क्या है, र है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो, तो संयोग से यहाँ न मिल गया है। हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं प धन, इसको लिख सकते हैं र धन ई धन न धन अ धन त। हम लोग क्योंकि
जहां पर हमारी आवश्यकता है हम केवल उसी का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हमारे पास देख रहे हैं यह क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है, द्वितीय पद है। क्या नियम करा कि यदि प्रथम पद में री र अथवा मूर्धन्य स हो तो प्रथम पद में क्या आ गया, र आ गया, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो, न है, तो क्या होगा, न का आदेश षड में हो जाएगा। यह क्या रहेगा, प धन र धन ई धन ड़ धन अ धन त, इसको हम लोग मिलाएंगे, यह हो जाएगा परिणत। परिधन नत बराबर क्या हो गया, परिणत। उम्मीद है कि यह आप लोग समझ पा रहे होंगे। तीसरा उदाहरण क्या है कि शब्द है, तीसरा उदाहरण है त्रिस धन ना। त्रिस धन ना नियम क्या कर रहा है कि यदि प्रथम पद में री हो, र हो अथवा मूर्धन्य स हो तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। यह क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे त धन री धन स मूर्धन्य स धन न धन आ। नियम देखते हैं तो प्रथम पद में क्या होना चाहिए, री होना चाहिए, र होना चाहिए अथवा मूर्धन्य स होना चाहिए। एक व्यंजन हो सकते हैं या एक से अधिक व्यंजन। तो यहाँ पर क्या है, री है और मूर्धन्य स है और यहाँ न है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा त्रिधन स, यहाँ पर रहेगा ही और न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा, यानी त्रिसधन्ना बराबर क्या हो जाएगा, त्रिसणा। उम्मीद है कि इस नियम को आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इस उदाहरण को हम तीनों उदाहरण को हटा देते हैं और अन्य उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं। तीन उदाहरण आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस पे हम लोग अभी हम और उदाहरणों के द्वारा चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद है कि इस नियम के आधार पर आप लोग तीनों उदाहरण समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग कुछ और उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। अन्य उदाहरणों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण है प्रधन आन। प्रधन आन नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में री र अथवा मूर्धन्य स हो तो यहाँ पर हम लोग या कहिए वर्ण विच्छेद कर दें। यह हो गया प धन र धन अ धन आ धन न धन अ। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में री र अथवा मूर्धन्य स हो तो हम लोग देख ले, प्रथम पद में क्या है, र है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो तो यहाँ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तो न नहीं है, अथवा क्या है कि र री र या स तथा न के मध्य में क्या हो, स्वर वर्ण हो। तो यहाँ क्या है कि र और न के मध्य में क्या है, स्वर वर्ण है। क्या वर्ग हो, प वर्ग हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन में से एक या अधिक वर्ण हो तो संधि होने की दशा में दंत न का आदेश मूर्धन्य ण में हो जाता है। तो यह क्या हो गया, फिर इसको हम लिख देते हैं सीधे, क्यों, प्रधन आ धन न के स्थान पर हो जाएगा ड़। तो चूंकि आ और ए का मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि के द्वारा प्रा हो जाएगा और धन ड़। प्रधन आन बराबर क्या हो गया, प्राण। प्रधन आन बराबर क्या हो गया, प्राण। उसी प्रकार से हम लोग एक उदाहरण और देख लेते हैं। पांचवा उदाहरण हम लोग देखते हैं रमधन अनीक। रमधन अनीक दूसरा क्या, पांचवा उदाहरण है रमधन अनीक।
नियम क्या करा कि यदि प्रथम पद में री र अथवा मूर्धन्य स्वर हो, तो यहाँ र है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो, अथवा री र या र तथा न री र या स तथा न के मध्य में स्वर वर्ण हो, तो यहाँ स्वर वर्ण है, न है यहाँ मध्य में स्वर वर्ण हो, कै वर्ग हो, पै वर्ग, चूंकि मैं क्या है पै वर्ग का पंचम वर्ण है, तो हमारा नियम यहाँ पर काम करेगा। यह क्या बन जाएगा, रम धन अ, न के स्थान पर क्या हो जाएगा, री कै। हम इन दोनों का मेल कर देंगे, चूंकि मैं यहाँ स्वर रहित है, अ इसमें से मिल जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, रम रीक। मैं इन्हें लंबा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि हम लोग संधि की कम से कम लगभग 20 वीडियो देख चुके हैं और हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से संधि किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऐसे सीधे ही लिख दे रहा हूँ। रम धन अनीक बराबर क्या होगा, रम रीक। उम्मीद है कि यह नियम आप लोग भली भांति समझ पा रहे होंगे। छठा उदाहरण है, एक शब्द है भूस धन अन्न। एक शब्द है क्या है, भूस धन अन्न। नियम क्या करा कि यदि प्रथम पद में री हो, र हो अथवा मूर्धन्य स हो, तो प्रथम पद में क्या है, मूर्धन्य स है, तथा द्वितीय पद में प्रथम वर्ण न हो, चूंकि न तो है नहीं प्रथम वर्ण में, अथवा री र या स तथा न के मध्य में स्वर वर्ण हो, तो यहाँ क्या है, स्वर वर्ण है, तो क्या होगा, न का आदेश ड़ में हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भूस धन अड़। भूस धन अड़ बराबर क्या हो गया, यह हो गया भूषण। भूष धन अड़ बराबर क्या हो गया, भूषण। उम्मीद है कि आप लोग संधि करने की यह विधा समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग कुछ और उदाहरणों पर चर्चा कर ले रहे हैं, तो मैं इन उदाहरणों को हटा दे रहा हूं। उदाहरण उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जितना महत्वपूर्ण हमारा नियम होता है। लेकिन मैंने भी कई पुस्तकों में इस नियम को देखा, कई पुस्तकों में इस नियम को काफ़ी अलग अलग तरीके से लिखा गया था, जो कि समझने में काफ़ी मुश्किल था। मैंने इस नियम को अपने हिसाब से एक सही वाक्य में पिरो दिया है। उम्मीद है कि इस नियम को आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। सातवां उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। शब्द है राम धन अयन। राम धन अयन। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में री र अथवा मूर्धन्य स हो, तो प्रथम पद में र है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो, तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नहीं है, तो हम लोग नियम का जो दूसरा भाग है उस पर देखते हैं कि री र या स तथा न के मध्य में स्वर वर्ण हो, तो स्वर वर्ण है। कै वर्ग तो हमने दूसरे उदाहरण में देखा। पै वर्ग भी नहीं है। अथवा अंतहस्थ व्यंजन, तो अंतहस्थ व्यंजन है, स्वर है, और अंतहस्थ व्यंजन है में से एक या अधिक वर्ण हो, माने कोई एक हो या अधिक हो, तो संधि होने की दशा में दंत न का आदेश मूर्धन्य ड़ में हो जाता है, यानी यह न क्या हो जाएगा, ड़ में बदल जाएगा। तो यह क्या हो गया, राम धन अयण। चूंकि यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ है, तो यह दोनों दीर्घ स्वर संधि के द्वारा क्रिया कर लेंगे और शब्द क्या बना लेंगे, रामायण। राम धन अयन बराबर क्या हो गया, रामायण। हालांकि इसमें मुख्य रूप से दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन न किस में बदल जाता है, ड़ में। तो न का जो ड़ में परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से एक शब्द है जो बहुत ही मिसलीडिंग है, वह क्या है, नाराधन अयन। नाराधन अयन, हालांकि इसको मिलाकर के होता है नारायण, जिसका नरधन अयन, नारधन अयन
और नाराधन आयन, इस प्रकार से पुस्तकों में या कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या किया हुआ, लेकिन नाराधन आयन नारायण का सही संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रथम पद में क्या है, र है, र के बाद क्या है, स्वर है, ए स्वर है, और ए का क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो क्या होगा, न का आदेश ड़ में हो जाएगा। शब्द क्या बनता है, नाराधन अयण। आ और ए मिलकर के आ बना लेते हैं, यह क्या बन जाता है, नारायण। नाराधन अयन बराबर क्या हो जाता है, नारायण। हम लोग एक उदाहरण और देख लेते हैं। वह उदाहरण क्या है, वह उदाहरण है प्रधन निधान। प्रधन निधान। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम पद में क्या है, र है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, वह भी न है। तो यह क्या हो जाएगा, प्रधन ऋधान। प्रधन ऋधान बराबर क्या हो जाएगा, प्रणिधान। प्रधन निधान बराबर क्या हो जाएगा, प्रणिधान। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग कुछ उदाहरणों को और देख लेते हैं। तो मैं इस उदाहरणों को हटा देता हूं। दसवां उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। 10वां उदाहरण है शूर्पधन नखा। दूसरा उदाहरण है शूर्पधन नखा। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यदि प्रथम पद में री रे अथवा मूर्धन्य स हो तो प्रथम पद में र है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो तो चूंकि यहाँ संयोग से न है तो न किस में बदल जाएगा, ड़ में। शब्द क्या बन जाएगा, शूर्प रखा। शूर्प माने होता है सूपा या छजा, और नखा माने होता है नखवाली, अर्थात जिसका नख सूपे जैसा हो उसको क्या कहा जाता है, शूर्पणखा कहा जाता है। यह हमारे पौराणिक कथाओं की एक पात्र है जो रामायण से संबंधित है, महाभारत से नहीं, रामायण से संबंधित है। हम लोग एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। शब्द है उत्तरधन अयन। उत्तरधन अयन। तो चूंकि प्रथम पद में र है और द्वितीय पद में यहाँ न है, बीच में अंतःस्थ व्यंजन है, स्वर व्यंजन है, तो यह क्या हो जाएगा, उत्तरधन अयण। बनता क्या है, उत्तरायण। मैं इसको यहाँ सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। एक उदाहरण है, चूंकि मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। जब तक आप लोग निधन स्नात, जब तक आप लोग पिछला नियम जो है दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तन नहीं देख लेंगे तब तक नियम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए निधन स्नात क्यों होता है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मैं इसको हम लोग या मैं ही चर्चा कर दे रहा हूँ जो लिख दिया हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जहाँ पर मूर्धन्य दंत स पहले आ जाता है और उसके पूर्व में ई आता है, दंत स पहले आता हो और दंत स के पूर्व क्या हो कि ह्रस्व ई हो। यहाँ पर दंत स है और दंत स के पहले ह्रस्व ई हो तो दंत स किस में बदल जाता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है। यह मूर्धन्य स हो गया और मूर्धन्य स के वजह से
मूर्धन स की वजह से न किस में बदल जाएगा, ड़ में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाता है, निस्ड़ात। हालांकि इस नियम को यह फॉलो नहीं करता है। यह न ड़ में क्यों बदलता है, तो दंत स का पहले परिवर्तन होता है मूर्धन्य स में, और मूर्धन्य स की वजह से जब मूर्धन्य स न से मिलता है तो न किस में बदल जाता है, ड़ में बदल जाता है। तो क्योंकि मैं लिख दिया था इसलिए मैं इस नियमों पर यहाँ पर चर्चा कर ले रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग इस नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नियम क्या है कि यदि प्रथम पद में री र अथवा मूर्धन्य स हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो अथवा री र या स तथा न के मध्य स्वर वर्ण क वर्ग प वर्ग अथवा अंतःस्थ व्यंजन में से कोई एक या अधिक वर्ण हो तो संधि होने की दशा में दंत न का आदेश मूर्धन ड़ में हो जाता है। तो आइए हम इस नियम को हटा देते। इस नियम में एक अपवाद की स्थिति आती है। इस नियम में अपवाद की स्थिति आती है। मैं इस अपवाद को भी लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों के मन में कई ऐसे शब्द आएंगे कि जिनका न का ड़ में आदेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका भी नियम है। तो उस नियम को हम लोग अपवाद के रूप लिखेंगे। इस नियम का अपवाद, इस नियम का अपवाद, इस नियम का अपवाद क्या है कि यदि न के पूर्व, यदि न के पूर्व क्या हो, च वर्ग ट वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तथा यदि न के पूर्व च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तथा तालव्य स तथा तालव्य स में से एक या अधिक वर्ण, एक या अधिक वर्ण आए तो न का आदेश, तो न का आदेश ड़ में नहीं होता है। इस नियम का क्या अपवाद है कि यदि न के पूर्व क्या हो, यदि न के पूर्व च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और तालव्य स आए तो न के स्थान पर ड़ का प्रयोग नहीं होता है। न के स्थान पर ड़ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अर्चना, जैसे अर्चना, जैसे अर्चना है उसी प्रकार से है अर्चना है, दर्शन है, अर्चना है, दर्शन है, प्रार्थना है, अर्चना है, दर्शन है, प्रार्थना है, दुर्जन है, दुर्जन है, सृजन है आदि।
इस नियम का क्या अपवाद है कि यदि न के पूर्व यानी री, र, स हो और न हो, यानी कोई शब्द हो, देखिए इसमें र है और उसमें क्या आ जा रहा है, च वर्ग, यानी च वर्ग आ जा रहा है, तो न का आदेश ड़ में नहीं होता। उसी प्रकार से इसमें र है और न है, तो न र में क्यों नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, स आ जा रहा है। उसी प्रकार से प्रार्थना में यहाँ र है, यहाँ न है, तो बीच में क्या आ जा रहा है, थ आ रहा है, थ आ जा रहा है। थ क्या है, यह त वर्ग का है। उसी प्रकार दुर्जन में ज किस वर्ग का आ जा रहा है, तो ज और द किस वर्ग के आ रहे हैं, ज च वर्ग का है, द किस वर्ग का है, त वर्ग का। उसी प्रकार सृजन में ज आ जा रहा है, चूंकि यहाँ री है लेकिन ज आ जा रहा है, यानी च वर्ग का वर्ण आ जा रहा है, इसलिए यह परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से एक शब्द है, देखिए रचना भी है, रचना भी है, इसमें बीच में च वर्ग आ जा रहा है, तो न का आदेश ड़ में नहीं होता है। उम्मीद है कि इस नियम को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। आज तक आप लोग इस नियम को पढ़ते रहे होंगे, काफ़ी संशय की स्थिति होगी आपके मन में रही होगी, लेकिन हम लोग नियम को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसमें न का परिवर्तन ड़ के रूप में नहीं होता है, हमने उसको इस नियम के अपवाद के रूप में लिख दिया है और उसकी व्याख्या कर दी है। उम्मीद है कि आप लोग यह कक्षा काफ़ी पसंद होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।